अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, और ये क्लास 12 उर्दू वालों के लिए है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आसान लफ्जों में। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितने भी PYQ किए 2024 से लेकर 19 तक, उसमें हमेशा आपका एक पेपर होता था, लेकिन 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर आपका 2 पेपर हुआ था। तो आज हम उन दोनों सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के कुछ मसाइल हैं, पहले उनको हल करते हैं। उसके बाद हम अपने PYQ की तरफ बढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके मसाइल का हल है क्या, पहले इसको समझते हैं। एक कमेंट आया हुआ है सक्सेस विथ नूर के नाम से। ये कह रही हैं, मैम जब इन दोनों पेपर 2024 एंड 2023 का पैटर्न अलग अलग है तो हम किस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग लर्न करने, या एग्जाम में कौन सा पैटर्न होगा। तो 2024 और 23 की अगर मैं बात करूं तो ये 23 का क्वेश्चन पेपर हाई स्कूल वालों का है, लेकिन क्लास 10 इंटर वालों के मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं सॉल्व कराया है। तो अगर आप 2024 क्लास 10 की बात कर रहे हैं या फिर क्लास 12 की बात कर रहे हैं, दोनों क्लास में से किसी भी क्लास में अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसका पैटर्न अलग है, तो पैटर्न अलग है इसका क्या मतलब है, आप अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन पेपर को तो वहां पर आपको नंबर अलग मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है, जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे इक्तिबास दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसकी तशरीह करना है, तो कभी 2 करनी होगी, कभी 1 करनी होगी, ये ज़रूर आता है। और बात करूं मैं गैर दरसी इक्तिबास जो होते हैं उनका खुलासा करना होता है, ये भी ज़रूर आता है। और हालात ज़िंदगी हुआ तो उसको भी दिया जाता है। तो ये पैटर्न कभी 10 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 15 नंबर, तो नंबर अलग हो सकते हैं लेकिन पैटर्न तो सबका सेम ही है। क्वेश्चन पूछते अलग हैं लेकिन क्वेश्चन वही पूछते हैं जो आपका सिलेबस है। ये नहीं है कि सिलेबस से बाहर कुछ भी दे देते हैं। तो अगर PYQ सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी। इसके बाद फिर अगला सवाल है वलीशा खां का। इन्होंने पहला सवाल पूछा है कि इनमें से किस शायर का इंतकाल मकान की छत से गिरकर हुआ। इनके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है मिर्जा गालिब, दूसरा है मोमिन, तीसरा है सौदा, चौथा है मजहर जाने। तो देखिए, इनमें से अगर बात करूं मैं किस शायर का इंतकाल मकान की छत से यानी कि सीढ़ियों से गिरकर हुआ था, तो वो नाम है मोमिन खां मोमिन, जिनका पूरा नाम क्या है, मोमिन खां मोमिन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मोमिन खां मोमिन के बारे में एक और चीज़ मशहूर है कि जो मिर्ज़ा गालिब हैं, इन्होंने कहा था मैं अपना सारा दीवान दे दूंगा अगर मोमिन खां मोमिन की एक शेर अगर वो मुझको दे दें। और वो शेर क्या थी, वो शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इस शेर को मोमिन खां मोमिन ने लिखा था, और मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि मैं अपना शेर का जितना भी दीवान है मैं वो सब दे दूंगा मोमिन खां मोमिन को अगर वो हमको सिर्फ ये शेर अपना दे दें। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा सवाल है बड़े घर की अदीब किसका अफसाना है।
तो वलीशा खां, आप जब क्वेश्चन करती हैं तो एक क्वेश्चन तो आपका सही होता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसमें आप अल्फाज गलत कर देती हैं। ये आप जानबूझ के करती हैं या अनजाने में होता है, नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पर बड़े घर की अदीब नहीं होगा, यहाँ पर बड़े घर की बेटी होगा। क्या होगा? बड़े घर की बेटी। अदीब के माने तो लेखक होता है, तो लेखक नहीं बल्कि बड़े घर की जो बेटी है, ये किसका अफसाना है। अफसाना नहीं बल्कि अफसाना है। तो इनके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कन्हैया लाल कपूर, दूसरा है मिंटू, तीसरा है प्रेमचंद। चंद्र नहीं बल्कि चंद होगा, क्योंकि कृष्ण चंद्र हैं और प्रेमचंद हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। चौथा है सज्जाद हैदर। मैम इसका आंसर बताइए। तो ये जो बड़े घर की बेटी है, इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है मोहम्मद नूरैन का। ये कह रहे हैं मैम वक्त बहुत कम है, मैम आप वीडियो कब लाएंगी? मैम बहुत डर लग रहा है। तो डर हमको कब लगता है? जब हमारी तैयारी होती है तब डर लगता है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक डर लगेगा। डर लगना लाजमी है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। वैसे बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी मैं करा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, चाहे आप क्लास 10 में हो चाहे 12 में हो। इसके बाद अगला कमेंट है अब्दुल रफ़ाई का। ये कह रहे हैं मैम बुक का नाम क्या है? यूपी बोर्ड 12 यानी इंटर में जो बुक चलती है उसका नाम है अदबी सिपारे। ये अदबी सिपारे 2 बुक आएगी, एक नज्म होगा और एक नस्र होगा, तो दोनों लीजिएगा अदबी सिपारे। और वैसे चलती तो अदब पारे और अदबी सिपारे दोनों हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें आपके अदबी सिपारे से ही सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये रहे कुछ सवाल। आई होप मैं आपके सवालों का सही जवाब दे पाई हूँ। और अगर आप लोगों के मन में भी कोई डाउट्स हो, कोई सवाल हो, तो आप उन्हें भी कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, बशर्ते ये कि वो आपके टॉपिक, आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होने चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, और ये क्वेश्चन पेपर रहा 2018 का, और ये प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी पहला क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर समय की अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे है, और पूर्णांक यानी कि मार्क्स आपके हैं 50। तो ये 50 नंबरों के लिए था, लेकिन समय आपके पास बहुत ज़्यादा था, 3 घंटे थे, 15 मिनट एक्स्ट्रा था। लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी PYQ हम लोगों ने सॉल्व किया है, वहाँ पर पाया है 100 नंबर होते थे, 3 घंटे मिलते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपके 100 नंबरों के लिए ही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, जिसके लिए समय आपका पास होगा 3 घंटे। 15 मिनट तो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से, यहाँ पर ये चीज़ क्यों मेंशन की गई है, क्योंकि इंटर में 2 बुक चलती हैं, एक का नाम है अदब पारे, दूसरी बुक एक होती है उसका नाम है अदबी सिपारे। क्या नाम है? अदबी सिपारे। तो अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 2 की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले के साथ कीजिए। तो सियाक व सबाक के हवाले से मुराद क्या है कि सियाक व सबाक बताना है, तशरीह करना है और सियाक व सबाक बताना है। हवाले से आप हवाला मत सोचिएगा कि अब इसका हवाला भी बताना है, तो हवाला नज्म में होता है, जबकि नस्र में सियाक व सबाक होता है, तो जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम अदब पारे का नहीं करेंगे, बल्कि हम आएंगे, ढूंढेंगे अपने अदबी सिपारे बुक को। तो ये रहा अदबी सिपारे। तो अदबी सिपारे में 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, लेकिन आपको करने को कितना बताया गया है? 2 करने को, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा है कि मुंदरजा झेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। और ये जो खुलासा होता है ये गैर दरसी होता है। गैर दरसी से मुराद क्या है? जो आपके बुक, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है, अलग से कोई पैराग्राफ दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसका खुलासा आप अपने अल्फाज में तहरीर करें, यानी अपने अल्फाज में लिखना है। तो इसको और आसान लफ्जों में आपको करना होता है, बस इतना करना होता है, तो ये इजी होता है। इसके बाद फिर आता है अगला सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है कि दर्जा झेल अदीबों यानी कि नस्र निगार जो हैं में से किसी एक के हालात ज़िंदगी, उनके अदबी कारनामों नेज़ तर्ज तहरीर की खुसूसियात पर रोशनी डालिए,
जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। पहला नाम है अल्ताफ हुसैन हाली, दूसरा है आले अहमद सुरूर, तीसरा है रज्जब अली बेग सुरूर, चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पांचवा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इन पांचों में से आपको किसी एक की हालात जिंदगी लिखनी है, साथ के साथ अदबी कारनामे भी बताने हैं। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर चौथा। इसमें पूछा गया है दर्जा झेल असनाफ में से किसी एक पर मुख्तसर और जामे नोट लिखें, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है मुख्तसर अफसाना, दूसरा है नाविल, तीसरा है तनकीद व तहकीक, चौथा है मजमून निगारी और पांचवा आप नहीं देख पा रहे होंगे, हाँ आप देख पा रहे होंगे, पांचवा है खुतूत। तो इनमें से किसी एक के बारे में आपको मुख्तसर नोट लिखना है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां। इसमें पूछा गया है दर्जा झेल उन्वानात, ये उन्वानात जो है ये उन्वान की जमा है और उन्वान के माने होता है टॉपिक। उन्वान में से किसी एक पर मजमून लिखें। मजमून जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्से बोलते हैं, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 15 नंबरों के लिए मजमून को जाना था, लेकिन यहाँ पर 10 नंबरों के लिए हमसे मजमून पूछा गया है। यहाँ पर नाम है, पहला नाम है साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत, दूसरा है कुतुब बीनी का शौक, तीसरा है मेरा पसंदीदा मुसन्निफ, चौथा है हुब्बुल वतनी, पांचवा है सफाई की अहमियत, छठा है अस्र हाजिर के समाजी मसाइल। तो ये रहा पहला क्वेश्चन पेपर 2018 में जो पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चन पेपर को हमने देखा, सारे सवाल को देखा। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको हम क्या करेंगे, जो शुरुआत के अल्फाज होंगे उसको और जो लास्ट के अल्फाज होंगे उसको। तो हम सबसे पहले डालेंगे जवाब नंबर और फिर उसके बाद अदबी सिपारे, ये ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये इस बुक के बारे में है। तो हम इसको लिखेंगे और फिर उसके बाद शुरुआत के जो अल्फाज हैं इनको और लास्ट के जो अल्फाज हैं इनको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आगे चलिए देखते हैं। ऐसे लिखना है कैद खाने की ... देख लिया करेंगे। उसके बाद फिर आप सियाक व सबाक हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि ये पैराग्राफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मजमुआ खत गुबारे खातिर। अब अगर आपसे पूछा जाए गुबारे खातिर किसने लिखा, तो आप बता सकते हैं कि इसको लिखने वाले गुबारे खातिर के जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। के एक खत बाउनवान हिकायत बादा व तिरयाक से अखज किया गया है, यानी लिया गया है। ये खत मौलाना आज़ाद ने अहमद नगर किला के कैद खाने से अपने दोस्त जिनका नाम हबीबुर रहमान खां शेरवानी को लिखा था। इसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि मौलाना आज़ाद कहते हैं कि सूरज की रोशनी और चांदनी रातें कैद खाने के चार दीवारी के अंदर भी कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज नहीं करती, यानी कोई फर्क नहीं करती। सयाह रातों में जब आसमान में तारे रोशन हो जाते हैं तो वो सिर्फ कैद खाने के बाहर ही नहीं चमकते, बल्कि कैदियों को भी अपने मौजूदगी का एहसास कराते हैं। सुबह जब सफ़ेदी बिखरती हुई आएगी और शाम जब सुर्ख चादर फैलाने लगेगी तो इशरत गाहों के दरीचों से ही उनका नज़ारा नहीं किया जाएगा, बल्कि कैद खानों के रोशनदानों से लगी निगाहें भी उस नज़ारे को देख सकेंगी। इसके बाद फिर दूसरा है एक ज़माना था। यहाँ पर हम पूरा नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर में तो पूरा होगा, लेकिन हम पूरा ना लिखकर शुरुआत के अल्फाज और लास्ट के अल्फाज लिखेंगे बा करके। तो यहाँ पर लिखिएगा कि एक ज़माना था कि ... तुली खड़ी है। उसके बाद फिर आप सियाक व सबाक हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि ये नसरी पारा। अब यहाँ पर आप नसरी पारा भी लिख सकते हैं, इबारत भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये नसरी पारा मौलवी अब्दुल हक, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है, यानी फादर ऑफ उर्दू कौन है, तो ये यही है, मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू हैं, फादर ऑफ उर्दू हैं, याद रखिएगा। तो ये नसरी पारा मौलवी अब्दुल हक के मजमून अदब उर्दू और चकबस्त से अखज किया गया है। इसमें मुसन्निफ ने चकबस्त की शायराना खुसूसियात बयान की है। उसके बाद फिर आप हेडिंग डालिएगा तशरीह
اور تشریح میں لکھیے کہ ایک زمانے میں ہماری اردو شاعری لطف، صحبت اور تفریح و تفنن کا ذریعہ تھی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمارے پاس دولت تھی، شرافت تھی، حکمرانی اپنی ہی تھی اور فارغ البالی بھی حاصل تھی۔ دیگر دنیاوی کام دھندوں اور کاروبار کے ساتھ عیش و عشرت بھی میسر تھی، اور اس سامان عیش کا ایک عنصر شاعری بھی تھی۔ لیکن وقت کبھی ایک حال پر نہیں رہتا، دنیا بہت بدل گئی ہے۔ ہمارے شعرا نے زمانے کی نیرنگی کو معشوق کے طلون سے تشبیہ دی ہے، لیکن بیچارے معشوق خود اپنے زمانے کے سامنے مجبور اور لاچار ہیں۔ اب زمانے کی روش بدل چکی ہے، یعنی نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ نئے خیالات اور نئے حالات کی ہم آہنگی ہے، اور ہم اس کے ساتھ نئی نئی مصیبتیں اور آفتیں یعنی پریشانیوں بھی ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑی ہیں۔ یہ اتنا کریں گے، آپ کے 15 نمبر پکے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے آتے ہیں دوسرے کوشچن پر۔ تو دوسرا کوشچن کیا ہے کہ مندرجہ ذیل عبارت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، جس کے لیے آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ تو اس میں بھی ہم جواب نمبر ڈالیں گے۔ جواب نمبر دوسرا ہے تو جواب نمبر 2 ڈالیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، اپنی زبان کس، تو یہ شروعات کے الفاظ اور لاسٹ کے الفاظ اس کو لکھیں گے کہ اپنی زبان کس کو ... پلی بڑی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ خلاصہ ہیڈنگ ڈالیے گا۔ یہاں ہم آگے چلے آئیں، پیچھے چلتے ہیں، ہاں، تو یہاں پر آپ ڈالیے گا خلاصہ، اور خلاصہ میں لکھیے کہ اپنی زبان سے کس شخص کو محبت نہیں ہوتی۔ زبان مادری سے طرفداری برحق ہے، یہ ایک فطری امر ہے، مگر ہاں سخن فہمی بھی بہت ضروری ہے۔ ہم سب اردو کے ظلم کے بندے ہیں، کیونکہ یہ ہماری زبان ہے۔ ہر ایک شخص کے لبوں پر اردو کے حسن و خوبی کا ذکر ہے۔ اس زبان کے لطف و شیرینی اور دلنشینی جیسی خوبیوں کی کشش ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اردو ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ اس بر صغیر کی یا جنوبی ایشیا کی ایک ایسی زبان ہے جس میں اخذ و قبول کا شاندار ملکہ ہے، اور جس کا دامن کئی طرح کے پھولوں سے بھرا ہے، جس کی جادو اثری میں شکوہ ترکمانی، ہندی دماغ، عربی کی بولی، تینوں کا ہاتھ ہے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں، یعنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اردو ہند آریائی زبان کا دودھ پی کر پلی ہے اور اسی سرزمین میں پلی بڑی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل ادیبوں میں سے کسی ایک کے حالات زندگی، ان کے ادبی کارناموں نیز طرز تحریر کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے، جس کے لیے آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ تو یہاں پر 6 نام ہیں، تو آج جو ہم کرنے والے ہیں وہ نام کیا ہے، آل احمد سرور، کیونکہ اور باقی ہم سب کے بارے میں کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں حالات زندگی۔ تو آل احمد سرور ہیڈنگ ڈالیے گا، آل احمد سرور یا پھر آل احمد سرور کی حالات زندگی۔ اس کے بعد لکھیے کہ آپ کا نام آل احمد تھا اور سرور تخلص کرتے تھے۔ 9 ستمبر 1911 عیسوی کو اتر پردیش کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ بدایوں میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب پوسٹ آفس میں ملازم تھے اور تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے بچپن پیلی بھیت، بدایوں، گونڈا، غازی پور وغیرہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آگرہ سے BSc اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے اردو اور انگریزی میں MA کر کے علی گڑھ میں ہی انگریزی کے لیکچرر ہو گئے۔ 1 سال تک رضا کالج رامپور کے پرنسپل بھی رہے۔ اس کے بعد کچھ وقت تک لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں بحیثیت استاذ کام کیا، لیکن پھر علی گڑھ چلے گئے اور مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے، یعنی اس سے جڑ گئے۔ آل احمد سرور علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر رہنے کے علاوہ انجمن ترقی اردو کے جنرل سیکریٹری بھی رہے۔
रिटायरमेंट के बाद इकबाल इंस्टीट्यूट श्रीनगर के डायरेक्टर होकर कश्मीर चले गए। आले अहमद सुरूर 9 फरवरी, ये 9 सितंबर को पैदा हुए थे और 9 फरवरी 2002 को दिल्ली में इंतकाल हुआ। तो ये पैदा कहाँ हुए थे? बदायूं में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी वफात दिल्ली में हुई। इसके बाद फिर आगे लिखिएगा अदबी कारनामे, और अदबी कारनामे में लिखिए कि आले अहमद सुरूर एक गैर जानिबदार, मुसन्निफ मिजाज और खुले जहन के नक्काद हुए हैं। वो खुद किसी गिरोह से वाबस्ता ना रहे, वो फिक्र व नज़र में आज़ाद थे। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज के वक्त उन्होंने तब्दीली को वक्त का तकाजा समझकर कबूल कर लिया, लेकिन जब तरक्की पसंद अदब न रहा तो उससे किनारा कश भी हो गए। उनके नज़दीक अदब का मकसद न ज़हनी अयाशी था न इश्तराकियत का प्रचार। इनकी अहम तसानीफ कौन कौन सी हैं? आल अहमद सुरूर की अहम तसानीफ हैं तनकीद क्या है, अदब और नज़रिया, नए और पुराने चिराग, तनकीदी इशारे। ये काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि तनकीदी इशारे ये किसकी तसनीफ है। तो तनकीदी इशारे जो है इसको लिखने वाले कौन है? आल अहमद सुरूर हैं। नज़र और नज़रिए, मसर्रत से बसीरत तक और दानिश्वर इकबाल सुरूर साहब की अहम तनकीदी तसानीफ है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें पूछा गया है दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक पर मुख्तसर और जामे नोट लिखें, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर इतने सारे नाम हैं। पहला है मुख्तसर अफसाना, दूसरा है नाविल, तीसरा है तनकीद व तहकीक, चौथा है मजमून निगारी, 5वां है खुतूत। तो आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है मुख्तसर अफसाना। तो आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पर मुख्तसर अफसाना, और फिर इसके अंदर लिखिएगा कि नावल की तरह अफसाना भी अंग्रेजी अदब के साथ ही हिंदुस्तान आया। अफसाना जदीद दौर की पैदावार है। जदीद एक होता है कदीम और एक होता है जदीद। तो कदीम कहते हैं पुराने को और जदीद कहते हैं नए को। तो ये नए दौर की पैदावार है। कौन? अफसाना। जमाने की तेज रफ्तारी में कारी का साथ न दास्तान दे पाई न नाविल, इसीलिए एक नए सिनफ नस्र वजूद में आई जिसे मुख्तसर अफसाना कहा गया, जिसको बाद में सिर्फ अफसाना कहा जाने लगा। मुख्तसर अफसाने में अफसाना निगार जिंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह नुमाया करता है, इस तरह बताता है जिससे पूरी जिंदगी की तस्वीर उभर आती है। हम यूं कह सकते हैं कि मुख्तसर अफसाना वो नसरी सिनफ है जिसमें किसी शख्स की जिंदगी का कोई एक अहम दिलचस्प पहलू या कोई ऐसा वाकया बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो यानी शुरुआत हो, इर्तिका हो और ख़ात्मा हो यानी शुरुआत हो और उसमें जो बीच में जो डेवलपमेंट हुआ हो उसके बारे में हो और फिर उसकी खात्मा एंड भी हो। तो ये तीनों चीज़ें जब होती हैं तो हम क्या कहते हैं, और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफा भी करे तो उसको अफसाना कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां। इसमें पूछा गया है दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून जिसे हम एस्से कहते हैं, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम क्या है? हुब्बुल वतनी। तो आप हेडिंग डालिएगा हुब्बुल वतनी, या फिर हुब्बुल वतनी को कौमी यकजहती भी कहा जाता है। एक ही बात होती है, हुब्बुल वतनी यानी देश से जो मोहब्बत है उसके बारे में। तो इसमें आप लिखिए कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब, तहजीब, ज़बान और रस्म व रिवाज का मालिक है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब इस चमन की मानिंद है जहाँ रंग बिरंग फूलों के एक साथ खिलने और लहराने की वजह से इसकी रौनक और दिलकशी को देखकर किसी ने इसको गुलिस्तां कहा तो किसी ने चमनिस्तां कहा। इसी तरह गो नागो तहजीब, मुख्तलिफ मज़ाहिब, अक़वाम, मिल्लत और तरह तरह की ज़बान होने की वजह से हिंदुस्तान को गुलिस्तां कहा गया।
جس میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں اس کو ہم گلستان کہتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہر طرح کے ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے مذہب ہوتا ہے، ہر طرح کے زبان ہوتی ہے، ہر طرح کے رسم و رواج ہوتی ہے. اسی کو ہم گلستان کہتے ہیں. کس کو؟ ہندوستان کو. ہندوستان اپنی رنگا رنگ تہذیب کے لیے زمانہ قدیم سے مشہور رہا ہے، یعنی بہت پہلے سے ہندوستان مشہور رہا ہے، فیمس رہا ہے. جس طرح باغباں اپنے چمن کی زینت اور پھولوں کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اس کی تراش خراش اور نوک و پلک درست کرتا ہے، اسی طرح اس ملک کی رنگا رنگ تہذیب، زبان اور مذاہب کو ایک کڑی میں باندھنے کے لیے حب الوطنی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آگے لکھیے کہ کہتے ہیں جب دو برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو ٹکر ہوتی ہی ہے. پھر جہاں اتنے مذاہب اور مختلف زبان کے بولنے والے لوگ ہوں، ٹکراؤ یا اختلاف ہونا ناممکن نہیں ہے بلکہ لازمی ہے. ایسا تو ہوگا ہی. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں جمہوری نظام حکومت قائم کیا گیا، یہاں کے دستور میں ہر مذہب اور ملت والوں کو اپنے مذاہب اور رسم و رواج پر قائم رہنے نیز اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے. پھر بھی مذہبی جنون کبھی بھی دیوانہ اور مشتعل کر دیتا ہے. سماج میں کچھ سرپسند عناصر ہوتے ہیں جو مذہب اور زبان و علاقیت کے نام پر دنگے فساد کراتے ہیں، لڑائی جھگڑے کراتے ہیں. علاوہ ازیں کچھ مفاد پرست سیاسی پارٹیاں اور فرقہ پرست جماعتیں اپنے فائدے کے لیے ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں. چونکہ ہمارا ملک وسیع ہے، یعنی بہت بڑا ہے اور مختلف اقوام کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ان میں حب الوطنی کا ہونا یعنی اپنے وطن سے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس طرح ہم لوگوں نے 2018 میں جو کوشچن پوچھا گیا تھا 2018 میں، اور یہ پہلا پرشن پتر تھا، اس کو سولو کیا کہ اس کے جواب ہم کو کیسے لکھنے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں 2018 میں ہی جو دوسرا کوشچن پیپر تھا اس میں کون کون سے سوالات پوچھے گئے تھے. تو ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو سولو بھی کریں گے. تو یہ رہا 2018 کا کوشچن پیپر. آپ دیکھ سکتے ہیں 2018 کا کوشچن پیپر. تو اگر میں سمے کی بات کروں تو سمے وہی 3 گھنٹے ہے، لیکن پورنانک جو ہے وہ 50 نمبروں کے لیے ہے، جبکہ 50 نمبروں کے لیے پہلا کوشچن پیپر بھی تھا 2018 میں. لیکن 2019 سے لے کر 2024 میں جتنے بھی کوشچن پیپر ہوئے ہیں وہ سمے تو یہی 3 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن پورنانک آپ کا 100 ہوتا ہے، یعنی 100 نمبروں کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر 2018 میں ایسا نہ کر کے بلکہ اس کو ٹائم آپ کو زیادہ دیا گیا تھا کوشچن پیپر سولو کرنے کے لیے. کوشچن کم ہی تھے لیکن ٹائم زیادہ تھا. لیکن 2025 میں اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں آپ کو ملے گا موقع. آپ کو 100 نمبروں کے لیے ہی کوشچن دیا جائے گا، 3 گھنٹے میں آپ کو سولو کرنا ہوگا. تو یہاں پر نردیش دیا گیا ہے، نردیش ہے کہ پرارمبھ کے 15 منٹ، یہ جو 15 منٹ ایکسٹرا ہے وہ اس لیے ہے کہ پریکشارتھی جو کہ آپ لوگ ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں، وہ پرشن پتر کو پڑھ لیں اچھے سے، اس کے بعد اس کو سولو کریں. تو یہاں پر کوشچن نمبر پہلا پوچھا گیا ہے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتاب، یہ کیوں پوچھا گیا ہے، کیوں مینشن کیا گیا ہے؟ کیونکہ انٹر میں 2 بک چلتی ہیں، ایک بک ہے ادبی سپارے اور دوسری بک ہے ادب پارے. تو ہم لوگوں نے کون سا پڑھا ہے؟ ہم لوگوں نے ادبی سپارے پڑھا ہے، چاہے وہ نظم ہو چاہے وہ نثر ہو. تو ہم اسی کو سولو کریں گے، ادب پارے کو ٹچ بھی نہیں کریں گے. تو یہاں پر جو یہ دیا گیا ہے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتاب میں سے صرف 5 اشعار کی تشریح ضروری حوالوں کے ساتھ کیجیے، جس کے لیے آپ کو 7.5 نمبر ملیں گے. تو یہاں پر یہ شعر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ادبی سپارے میں بھی آپ کو 10 شعر ملیں گے اور ادب پارے میں بھی 10 شعر ملیں گے، لیکن آپ کو کرنے کتنے ہیں؟ صرف اور صرف 5 کرنے ہیں. اور یہاں پر ایک چیز آپ نوٹس کریے گا، یہاں پر آپ سے حوالہ بھی پوچھا گیا ہے، تو ہم حوالہ بھی کریں گے. ویسے جو پوچھا جاتا ہے کوشچن پیپر، جو غزل ہوتا ہے اس کا صرف تشریح کرنا ہی ہوتا ہے، ضروری جو حوالہ ہوتا ہے وہ تو نظم میں پوچھا جاتا تھا. لیکن 2018 کا کوشچن پیپر جو ہے یہاں پر حوالہ بھی پوچھا گیا ہے، جو شعر ہیں اس میں، تو ہم حوالہ بھی کریں گے. اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے یہاں پر
ये अदबी सिपारे का है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक इक्तिबास का मतलब मैं सियाक व सबाक कीजिए, जिसके लिए आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये नज्म है, ये एक मरसिया है, नज्म का हिस्सा। मरसिया जो होता है वो भी नज्म का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर पूछा क्या कहा गया है, आपको इसको मतलब बताना है और सियाक व सबाक लिखा गया है, जबकि सियाक व सबाक तो नस्र वाले पार्ट में होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें तो हवाला होता है। लेकिन यहाँ पर सियाक व सबाक लिखा गया है तो हम इसको सही कर कर लिखेंगे, हवाला बताएंगे, क्योंकि हवाला नज्म में होता है, नस्र में सियाक व सबाक होता है, और मतलब भी बताना है। यानी यहाँ पर हम हवाला भी बताएंगे और इसका मतलब के माने तशरीह करना होता है, तो उसको करेंगे। तो यहाँ पर अदबी सिपारे में 2 दिए गए हैं और अदब पारे में भी 2 ही मिलेंगे आपको, लेकिन हम अदबी सिपारे पढ़े हैं तो अदबी सिपारे में से ही हम एक के बारे में करेंगे, एक का मतलब बताएंगे और इसका सियाक व सबाक बताएंगे, यानी कि हवाला बताएंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल शोरा, वहां पर अदीब थे, यहाँ पर शोरा हैं, में से किसी एक की गजल गोई की खूबियां तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर नाम है ख्वाजा मीर दर्द, दूसरा नाम है गालिब, तीसरा है चकबस्त, चौथा है ख्वाजा हैदर अली आतिश, पांचवा है अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी। ये जिगर मुरादाबादी का असल नाम ही है क्या, जिगर अली सिकंदर। ये जिगर मुरादाबादी के नाम से हम जिनको जानते हैं, इनका असल नाम अली सिकंदर है। इसके बाद फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है हमसे, इसमें पूछा गया है कि दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी की खुसूसियात तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। या फिर आपके पास ये करिए, या दूसरा क्वेश्चन है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म गोई की खूबियां बयान कीजिए। कोई एक सा करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें पूछा गया है कसीदा, मरसिया, रुबाई में से किसी एक सिन्फ शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है इल्म बयान की तारीफ कीजिए और मिसालें भी तहरीर कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन करिए, तो ये करिए या दूसरा करिए, जिसके लिए आपको नंबर 5 ही मिलेंगे। दूसरा है सनअते हुस्न तालिल, सनअते लफ व नश्र मुरत्तब, सनअते तजाद, सनअते इहाम, तनासिब में से 2 की तारीफ कीजिए और मिसालें भी तहरीर कीजिए। यानी 2 के बारे में बताना है, उसकी मिसाल भी देनी है और उसकी तारीफ भी बयान करना है। इसके बाद फिर अगले सवाल पर आते हैं सवाल नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से सिर्फ 5 को इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम पूरी तरह वाज़ेह हो जाए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 10 जुमले आपको दिए गए हैं। पहला है ईद का चांद होना, दूसरा है हवा से बातें करना, तीसरा है दांत तले उंगली दबाना, चौथा है अंधे की लकड़ी होना, और 5वां है कलई खोलना, छठा है हथेली पर सरसों जमाना, और 7वां है बद अच्छा बदनाम बुरा, 8वां है आ बैल मुझे मार, और फिर 9वां है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, 10वां है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो यहाँ पर हम इसको भी समझते हैं कि मुहावरा और कहावत है क्या, कैसे समझेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट का अल्फाज देखेंगे, जो जुमला है इसके लास्ट में आएंगे। तो लास्ट में है नू अलिफ जबर ना, ईद का चांद होना, तो ये मुहावरा हुआ या कहावत हुआ, कहावत जिसको ज़रबुल मिसल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये मुहावरा है। जिस जुमले के लास्ट में आपको नू अलिफ जबर ना नजर आएगा तो आप फौरन से पहचान जाइए कि ये हमारा मुहावरा है। जैसे कि दूसरा भी मुहावरा है, नू अलिफ जबर ना आया, तीसरा भी मुहावरा, चौथा भी मुहावरा, 5वां भी मुहावरा, छठा भी मुहावरा, लेकिन 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इन सब में आपको नू अलिफ जबर ना नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, कहावत है, जिसको हम ज़रबुल मिसल बोलते हैं। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है कि उन्वानात, ये उन्वान की जमा है उन्वानात, झेल में से किसी एक पर मजमून लिखें जो कम से कम 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हो,
जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। 2 सफ़हात यानी 2 पन्नों में आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर है, पहला है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात, दूसरा है मेरा पसंदीदा अफसाना निगार, तीसरा है मुशायरे की अहमियत, और चौथा है उर्दू तनकीद और प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन, और पांचवा है साइंस के करिश्मे और उनकी अफादियत। तो ये क्वेश्चन पेपर हम लोग देख चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये जवाब में आप लिखेंगे कि जवाब नंबर, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे अदबी सिपारे, चूंकि ये अदबी सिपारे का ही हिस्सा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये शेर है, ये पहला शेर है, जो शेर 10 शेर में से जितने भी हमको करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले जवाब नंबर डालेंगे, अदबी सिपारे लिखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरुआत के जो अल्फाज हैं और जो आखिर के अल्फाज हैं इनको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आइए करते हैं। तो ये 10 जो शेर अशआर हैं उनको हमने पहले लिख लिया है, उसके बाद हम 5 को ही करेंगे, क्योंकि 5 करना है तो हम पूरा सेट सॉल्व करेंगे तो 5 ही करेंगे। तो पहला ये शेर है कि बला है नशाए दुनिया डॉट 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 खुमार रखते हैं। तो इसका आप हवाला लिखिए, चूंकि हवाला भी पूछा गया है, वैसे हवाला पूछा नहीं जाता है लेकिन यहाँ पर पूछा गया था 2018 में, तो हम हवाला भी बताएंगे कि ये शेर हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है से अखज़ किया गया है, यानी लिया गया है, जिसके तख्लीक यानी जिसके शायर हैं उनका नाम है ख्वाजा मीर दर्द है। उसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि दर्द कहते हैं, ये दर्द तखल्लुस है किसका, ख्वाजा मीर दर्द का। तो दर्द कहते हैं कि दुनिया अजीब शय है कि इसमें इंसान मरते दम तक आह व फुगा करता रहता है, फिर भी जिंदगी की आस में मदमस्त रहता है। इसके बाद दूसरा शेर है कि होश जाता डॉट 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 तब नहीं आता। तो इसका हवाला हेडिंग डालिए और हवाला में लिखिए कि ये शेर हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है से अखज़ किया गया है। आगे लिखिए जिसके तख्लीक यानी जिसके शायर हैं मीर तकी मीर हैं। उसके बाद फिर आप इसकी तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि मीर कहते हैं, ये मीर तकी मीर का तखल्लुस है मीर। तो मीर कहते हैं कि महबूब की आमद से कब्ल यानी आने से पहले होश व हवास में रहता हूँ, लेकिन उसके दीदार के बाद होश कहाँ गुम हो जाता है खुदा जाने, यानी मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। इसके बाद फिर तीसरा शेर है दर्द मिन्नत कुश डॉट 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 बुरा न हुआ। उसके बाद फिर आप हवाला लिखिए और हवाला में लिखिए कि ये शेर हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है से अखज़ किया गया है यानी लिया गया है, जिसके तख्लीक यानी जिसके शायर जो हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं। उसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि गालिब कहते हैं, ये गालिब तखल्लुस है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का। तो गालिब कहते हैं कि मैं बीमार इश्क में मुब्तला हो गया। तो ये अच्छी बात है, मगर इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए मैं किसी मुआलिज कहते हैं डॉक्टर या फिर हकीम को का एहसान लेना पसंद नहीं करता। वो कहते हैं कि महबूब ने मुझे बीमार इश्क में इंतहा तक मुब्तला कर दिया, मगर इस बीमारी से निजात पाने के लिए अब मैं उसका एहसान लेना नहीं चाहता, यानी उसने मुझे इस कदर मुस्तरब कर दिया है कि अगर वो अब बीमार इश्क में इलाज भी करे तो ये मुझे गवारा नहीं, यानी बीमार इश्क का इलाज भी करे, ये डबल नहीं होगा बल्कि इलाज भी करे, यानी इससे हमको छुटकारा भी मिल जाए तो मुझे ये चीज़ गवारा नहीं है। इसके बाद अगला शेर है शेर नंबर 4। इसमें है कि गम हस्ती का डॉट 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 सहर होने तक। उसके बाद फिर आप हवाला हेडिंग डालिए और हवाला में लिखिए कि ये शेर हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है से अखज़ किया गया है यानी लिया गया है, जिसके तख्लीक मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं। उसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिएगा और तशरीह में लिखिए कि गालिब कहते हैं कि ज़िंदगी दुख दर्द का एक पहाड़ है जिसका इलाज सिवाय मौत के कुछ नहीं,
یعنی انسان شمع کی مانند حادثات کا مقابلہ کرتے ہوئے تب تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اس کے بعد پھر 5ویں نمبر کا شعر ہے کہ کیا سنیں گے وہ ڈاٹ 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 خدا ہی نہیں۔ تو اس کا آپ حوالہ ہیڈنگ ڈالیے گا اور اس میں لکھیے کہ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب جس کا نام ادبی سپارے ہے سے اخذ کیا گیا ہے یعنی لیا گیا ہے، جس کے تخلیق یعنی جس کے شاعر ہیں امیر مینائی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے گا اور تشریح میں لکھیے کہ امیر کہتے ہیں، یہ امیر مینائی کا ہی تخلص ہے امیر۔ تو امیر کہتے ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خدا کے مخلوق کی فریاد سنے، یہ کام تو صرف اللہ رب العزت کا ہے کیونکہ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2۔ اس میں پوچھا گیا ہے اپنی پڑھی ہوئی کتاب میں سے کسی ایک اقتباس کا مطلب میں سیاق و سباق کیجیے۔ یہ میں ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا میں، یعنی سیاق و سباق بتانا ہے اور مطلب بھی بتانا ہے۔ مطلب سے مراد کیا ہے؟ تشریح کا ہے، جس کے لیے آپ کو 7.5 نمبر ملیں گے۔ تو یہاں پر 2 دیا گیا تھا، 2 نظم تھی، لیکن ہم کو ایک کرنا تھا، تو جو ہم کو کرنا ہے ہم نے صرف اسی کو لکھا ہے۔ کوشچن پیپر میں آپ دیکھیں گے تو دونوں مل جائیں گے۔ تو یہ ادبی سپارے کا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ہم جواب نمبر ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد شروعات کے الفاظ اور لاسٹ کے الفاظ پہلے لکھیں گے، پورا نہیں اتاریں گے۔ تو یہاں پر لکھیے گا درد و غم میں حیات ڈاٹ 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 حریفہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ سیاق و سباق ہیڈنگ ڈالیے اور اس میں لکھیے کہ یہ مرثیہ، یہ نظم ہی ہے لیکن اپنی الگ خصوصیات کی وجہ سے ہم اس کو مرثیہ بولتے ہیں۔ تو یہ مرثیہ ہماری اردو کی کتاب جس کا نام ادبی سپارے ہے سے کے سبق، ادبی سپارے کے سبق جس کا نام کیا ہے، تاج وطن کا لال درخشاں چلا گیا سے اخذ کیا گیا ہے یعنی لیا گیا ہے۔ اس کے تخلیق یعنی اس کے شاعر جو ہیں ان کا نام ہے اسرار الحق مجاز، اور ہم ان کو مجاز لکھنوی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ مطلب لکھیے گا، چونکہ مطلب پوچھا گیا ہے تو ہم مطلب لکھیں گے۔ ویسے اس کو اگر ہم تشریح لکھیں گے تو تشریح اور مطلب وہی سیم ہی ہوتا ہے، الگ نہیں ہے۔ تو مطلب میں لکھیے کہ مجاز کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے درد و غم کا علاج کرتا تھا وہ چلا گیا، وہ اس ملک کا عظیم رہنما چلا گیا۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ گاندھی جی کی بات کر رہے ہیں۔ جب گاندھی جی کو مار دیا تھا کس نے؟ گوڈسے نے، ناتھو رام گوڈسے نے، تب انہوں نے یہ مرثیہ لکھا تھا گاندھی جی کی موت پر، افسوس ظاہر کیا تھا۔ تو گاندھی جی نہ تو مسلمان تھے اور نہ ہی ہندو، وہ ایک انسان تھے جو انسان کی جستجو میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر مسلمان اور ہندو دونوں ہی غم میں مبتلا ہیں۔ مسلمان اور ہندو دونوں کو جس پر ناز تھا آج وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ہندوستانی عوام کی دلجوئی کون کرے گا؟ وہ نباز اور مریضوں کا چارہ ساز چلا گیا۔ اب قصورواروں کو لطف نگاہ سے کون دیکھے گا؟ اب وہ ادا شناس اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستوں کی محفل کا رازدار اور حریفوں کی بزم کا غم گسار اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3۔ اس میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل شعرا میں سے کسی ایک کی غزل گوئی کی خوبیاں تحریر کیجیے، جس کے لیے آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ تو یہاں پر نام ہے خواجہ میر درد، دوسرا ہے غالب، تیسرا ہے چک بست، چوتھا ہے خواجہ حیدر علی آتش، 5واں ہے علی سکندر جگر مراد آبادی۔ تو آج جو ہم کرنے والے ہیں ان کا نام ہے خواجہ میر درد۔ تو آپ ہیڈنگ ڈالیے گا خواجہ میر درد کی غزل گوئی، اور پھر اس کے بعد آگے لکھیے گا کہ خواجہ میر درد اردو شاعری کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کی مثال صدیوں تک بھی نظر نہیں آ سکتی۔ وہ ایک مشہور زمانہ صوفی شاعر ہیں۔ عشق حقیقی میں سرشار رہتے ہوئے وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر فلسفیانہ نظر ڈالتے ہیں۔ وہ اردو شاعری میں صوفیانہ شاعری کے نمائندہ شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ زندگی اور کائنات سے متعلق خیالات بھی
उनके कलाम में मजाज व हकीकत दोनों सूरतों में मिलते हैं। दर्द के मजाज में आज़ादी, इस्तगना, कनाअत, इस्तक़लाल और खुददारी है। ख्वाजा मीर दर्द की ज़बान और तर्ज बयान वही है जो मीर तकी मीर की है। उनके कलाम में दर्द व असर कूट कूट कर भरा हुआ है। तसव्वुफ और अरफान के पेचीदा मज़ामीन भी इस खूबी, कलाम, सफाई और दिलकशी के साथ बयान किए गए हैं ताकि दिल वज्द करने लगता है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें पूछा गया है दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी की खुसूसियात तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। या फिर आपके पास ऑप्शन है, ये करिए। या दूसरा क्वेश्चन है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म गोई की खूबियां बयान कीजिए। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी। मौलाना अल्ताफ हुसैन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी, और इसमें लिखिए कि दयाशंकर नसीम को मसनवी निगारी में ख़ास शोहरत हासिल हुई है। इसमें किरदार निगारी और जज्बात की मुसव्वरी और तसलसल बयान की कम व बेश वो तमाम खूबियाँ मिलती हैं। उनकी शोहरत मसनवी गुलजार नसीम, तो गुलजार नसीम किसने लिखा? तो दयाशंकर नसीम ने लिखा, से है, जो कि उन्होंने मीर हसन की मसनवी जिसका नाम सहरुल बयान है। सहरुल बयान किसने लिखा? तो ये इसको लिखने वाले मीर हसन हैं। तो मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के जवाब में लिखी है। कोई शख्स दयाशंकर नसीम को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन उनकी मसनवी गुलजार नसीम का नाम जरूर सुना होगा। इस मसनवी में नसीम को उर्दू अदब में एक अहम मुकाम अता किया है और उनकी हयात फ़ानी को हयात जावेद बख्शी है। एजाज व इख्तिसार इस मसनवी का ख़ास जौहर है। एजाज व इख्तिसार ही इस मसनवी का हुस्न बन गया है और वजाहत ठीक से नहीं हो पाई। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें पूछा गया है कसीदा, मरसिया, रुबाई में से किसी एक सिनफ शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो कसीदा और मरसिया को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, PYQ में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में जानेंगे उसका नाम क्या है? रुबाई। तो आप हेडिंग डालिएगा रुबाई। उसके बाद लिखिए रुबाई का लफ्ज रुबा से निकला। किससे निकला? रुबा से। और रुबा के माने क्या होता है? लग़वी माने 4 4 के हैं। किसके? रुबा के माने। रुबाई 4 मिसरों की नज्म होती है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होते हैं। तीसरा मिसरा अक्सर बेकाफिया रहता है। रुबाई के पहले शेर को मतला नहीं कहा जाता। रुबाई में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि चौथा मिसरा माने क्या होता है? लाइन। आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइन। तो चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा ज़ोरदार हो, क्योंकि यही मिसरा हासिल रुबाई होता है। पहले 2 मिसरों में जो बात कही गई उसके नतीजे या नुक्ते को पेश करने के लिए तीसरे मिसरे में कोई ऐसा पहलू डाल दिया जाए जिससे चौथे मिसरे की तरफ जुस्त हो सके। आगे लिखिए, मगर ये शर्त ऐसी नहीं है कि इसके न होने से रुबाई ना बन सके। काफियों और बहर की पाबंदी रुबाई के लिए लाजमी है। मिसाल के तौर पर एक रुबाई है, और ये क्या है? ये रुबाई क्या होता है? 4 मिसरों की, यानी 4 लाइनों की होती है। तो इसमें है साए से वहशत है वो दीवाना हूँ, जो दाम से भागता है वो दाना हूँ, देखा नहीं जिसको उसका आशिक हूँ मैं, जलता है जो बेशमा वो परवाना हूँ। तो यहाँ पर ये दीवाना, दाना और परवाना, इसको हम क्या बोलेंगे? इनको हम काफिया कहते हैं। जो हम आवाज होते हैं, मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, तो हम इनको काफिया बोलते हैं। तो हम काफिया कौन कौन से होंगे? पहला होगा, दूसरा होगा और चौथा मिसरा लाइन को कहते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों को देख पा रहे होंगे, लेकिन जो तीसरा मिसरा है ये क्या है?
तीसरा मिसरा हमारा हम काफिया नहीं होता, यहाँ पर दूसरे अल्फाज आए हुए हैं, हूँ आया है, यहाँ पर नू वाली जो है ना नहीं आया है यहाँ, जबकि ये सब क्या है काफिया, काफिया यानी हम आवाज होते हैं। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है इल्म बयान की तारीफ कीजिए और मिसालें भी तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, या आपके पास ऑप्शन है ये करिए या दूसरा करिए। सनअते हुस्न तालिल, सनअते लफ व नश्र मरतब, सनअते तजाद, सनअते एहाम तनासिब में से 2 की तारीफ कीजिए, यानी 2 की डिफिनेशन बताइए और मिसालें भी तहरीर कीजिए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हुस्न तालिल और सनअते तजाद, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा सनअते हुस्न तालिल, और फिर इसके बाद आगे लिखिएगा इसी में कि जब शायर अपने कलाम या शेर में ऐसी शायराना वजह या इल्लत बयान करे जो हकीकत पर मबनी ना हो, यानी जो हकीकत में ना हो सके बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हो, तो उसे सनअते हुस्न तालिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शेर है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। तो यहाँ पर शायर ने क्या कहा है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा, यानी खुदा की सिपाही, और खुदा की सिपाही से मुराद यहाँ पर क्या है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी जितने भी थे वो सब कौन है, खुदा के सिपाही हैं, और ये 3 रात से प्यासे हैं। तो साहिल, साहिल के माने क्या होता है, साहिल कहते हैं समंदर का किनारा, साहिल के माने समंदर का किनारा, उसको हम बोलते हैं साहिल। तो साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की, यानी मौजे यानी लहरें जो फुरात की उठ रही थी, ऐसे ऐसे करके आज भी अगर आप देखेंगे कोई सी भी नदी दरिया समंदर कुछ भी हो, उसकी लहरें ऐसे आज भी उठती हैं। लेकिन शायर यहाँ इस शेर की और ज़्यादा हुस्न को बढ़ाने के लिए शायर ने क्या कहा है कि जो खुदा के सिपाही 3 रात से प्यासे हैं, इसी सबब से ये जो मौजें उठ रही हैं फुरात की, ये इसलिए उठ रही, ये उठ नहीं रही हैं बल्कि ये तो अपना सर पटक रही हैं। तो ये हकीकत पर ये वजह तो है नहीं, क्योंकि ये आज भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर शायर ने इसको, इस शेर की हुस्न को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसी वजह, ऐसी इल्लत बयान कर दी है जो हकीकत पर मबनी नहीं है। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये शेर हमारा क्या है, सनअते हुस्न तालिल की मिसाल है। इसके बाद फिर अगला है दूसरा, इसी में है सनअते तजाद। तो सनअते तजाद क्या होता है इसको भी समझते हैं। जब शायर अपने किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो माने के एतबार से एक दूसरे की जिद हो, यानी कि अपोजिट हो, उल्टा हो, तो उसे सनअते तजाद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर है कि मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो यहाँ पर क्या है, मौत का एक दिन मुईन है, यानी मौत का तो एक दिन मुकर्रर है, तो फिर नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब यहाँ पर दिन और रात 2 अल्फाज आ गए। दिन रात का क्या है, अपोजिट है, जिद है, उल्टा है। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि इस शेर में सनअते तजाद पाई गई है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो हम शुरुआत के ही 5 को करने वाले हैं। आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाइएगा। पहला कॉलम होगा मुहावरा, दूसरा कॉलम होगा मफहूम, तीसरा कॉलम होगा आपका इस्तेमाल या फिर जुमलों में इस्तेमाल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पहला मुहावरा है ईद का चांद होना। तो इसका मफहूम होगा बहुत दिनों के बाद नजर आना, और इसका इस्तेमाल होगा कि तलहा ने अंजफ से कहा भाई तुम 6 महीने बाद मिले हो, गोया ईद के चांद हो गए हो। दूसरा है हवा से बातें करना। तो इसका मफहूम होगा बहुत तेज होना, और इसका इस्तेमाल होगा हुज़ैफा की मोटरसाइकिल हवा से बातें करती चलती है, यानी बहुत तेज चलती है। इसके बाद तीसरा है दांत तले उंगली दबाना, और इसका मफहूम होगा हैरान रह जाना, और इसका इस्तेमाल होगा जुनैद को सब कंद जहन
तालिब इल्म ख्याल करते थे, यानी कमज़ोर बच्चा समझते थे। जब नतीजा इम्तिहान में उसकी अव्वल पोजीशन आई तो सब ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी सब हैरान हो गए। इसके बाद चौथा है अंधे की लकड़ी होना, और इसका मफहूम होगा सहारा बनना, और इसका इस्तेमाल होगा कि उसामा अपने बूढ़े और कमज़ोर दादा के लिए अंधे की लकड़ी की मानिंद है। और फिर 5वें नंबर का है कलई खुलना, तो इसका मफहूम होगा राज फाश होना, यानी पर्दा फाश होना। इसका इस्तेमाल होगा जाहिद को सब बड़ा नेक समझते थे, आज जब वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया तो उसके सारे कारनामों की कलई खुल गई। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है उन्वानात, जो कि उन्वान की जमा है। जेल में से किसी एक पर मजमून लिखें जो कम से कम 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हो, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ पर 5 नाम है। पहला है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत, दूसरा है मेरा पसंदीदा अफसाना निगार, तीसरा है मुशायरे की अहमियत, चौथा है उर्दू तनकीद और प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन, पांचवा है साइंस के करिश्मे और उनके अफादियत। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है मेरा पसंदीदा अफसाना निगार या फिर मेरा पसंदीदा नावल निगार। दोनों अगर होगा तो गलत नहीं होगा, जो पूछा जाएगा हम उसको लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा मेरा पसंदीदा अफसाना निगार, और इसके अंदर लिखिएगा कि उर्दू के मशहूर अफसाना निगार और नावल निगार मुंशी प्रेमचंद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। उनका पूरा नाम धनपत राय था। वो बनारस के करीब लम्ही गांव में 1880 ईस्वी को पैदा हुए। वालिद डाकखाने में क्लर्क थे। आमदनी बहुत कम थी। प्रेमचंद ने किसी तरह मैट्रिक पास किया। अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी का अच्छा मुताला था। अपनी मेहनत से उन्होंने बीए तक की तालीम अच्छे नंबरों से हासिल की। किस्सा कहने सुनने का शौक बचपन ही से था। प्रेमचंद सादगी पसंद थे। जिंदगी देहात में गुजारी आप हिसास दिल रखते थे। गांव के लोगों की खस्ता हाली को देखकर बेचैन हुए और सबब जानना चाहा कि ये क्यों इतना परेशान है। गांव के लोग, गरीब लोग, गांव वालों पर साहूकार, महाजन, पटवारी जिसको हम लेखपाल बोलते हैं, और जमींदारों के मुजालिम देखे तो दिल पिघल उठा, यानी उनके जुल्म को देखा तो इनका दिल बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, और उनके मसाइल पर गौर करके उनकी तरक्की के मकसद से इनकलाब आफरी अफसाने लिखे। वो सदाकत पसंद थे, जो देखते उसी को अपने अफसानों और नावलों में खुश इसलूबी और फनकारी से पेश कर देते थे। प्रेमचंद के किरदार बेमिसल होते हैं, जिनमें उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर और औसत तबका यानी जो मिडिल क्लास होते हैं उन लोगों को जगह दी है। नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, कफन, पूस की रात वगैरह किरदार निगारी के अच्छे नमूने हैं। अफसानों के प्लाट वही सीधे साधे होते हैं। मुकामी जिंदगी प्रेमचंद का पसंदीदा मौजू रहा है, यानी इनका पसंदीदा टॉपिक क्या है? मुकामी जिंदगी। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसाना निगार व नावल निगार हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने PYQ सॉल्व किया, और ये कब का है? 2018 में जो सवाल पूछे गए थे, चाहे वो क्वेश्चन पहला हो, क्वेश्चन पेपर पहला, या फिर क्वेश्चन पेपर दूसरा हो, दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया बिल्कुल आसान लफ्जों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो।
अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई मसाइल हो, कोई डाउट्स हो तो आप उसको भी कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।